नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा सोर्सेस के बारे में। सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा हंटर एंड गैदरर्स के बारे में। उसके बाद का जो कहानी है कि कैसे गैदरिंग से जो है वो हम लोग फूड को ग्रो करने लगे, ये आज पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 3 में। तो चैप्टर नंबर 3 में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं? हम लोग देखेंगे फार्मर्स प्लस हर्डर्स कैसे बने। फिर देखेंगे हम लोग डोमेस्टिकेशन का कॉन्सेप्ट, डोमेस्टिकेशन करने के लिए कैसे चूज़ किया गया, कौन सा ग्रेन को जो है वो डोमेस्टिकेट करना है, कौन सा एनिमल को जो है वो डोमेस्टिकेट करना है। फिर देखेंगे हम लोग सेटल लाइफ कैसे कैसे हुआ, इसकी कहानी को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ ट्राइब्स के बारे में कि ट्राइब्स कैसे वजूद में आया। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे मेहरगढ़ के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दाजोली हार्डिंग के बारे में। इस तरीके से है ये जो चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी कहानी को। पहला जो हमारा पैराग्राफ है वो है वैरायटीज़ ऑफ फूड। अब इसकी क्या कहानी है? टुडे मोस्ट ऑफ आवर फूड, जैसे वैरायटीज़ ऑफ फूड में क्या, अलग अलग प्लांट के लिए, अलग अलग एनिमल के लिए अलग अलग इन्वायरमेंट की ज़रूरत है। एक लाइन में बात करें तो इस पैराग्राफ में यही इम्पोर्टेंट है कि डिफरेंट इन्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। डिफरेंट एनिमल प्लस प्लांट के लिए, अलग अलग प्लांट के लिए अलग अलग इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, अलग अलग एनिमल को अलग अलग इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। एक बार रीड कर लेते हैं। टुडे most of our food such as fruit, vegetables, grains, milk and meat comes from the plant that are grown and animal that are reared। ठीक है, different plants grown and animals that are reared, different plants grow in different conditions, अलग environment चाहिए। Rice for example required more water, भैया राइस को ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। देन व्हीट एंड बार्ली, दिस एक्सप्लेन वाई फार्मर्स ग्रो सम क्रॉप इन सम एरियाज एंड नॉट इन अदर एरियाज। डिफरेंट एनिमल्स टू प्रेफर डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। फॉर इंस्टेंस शीप गोट कैन सर्वाइव मोर इजली देन कैटल इन ड्राई हिली इन्वायरमेंट्स, बट एज यू सॉ इन चैप्टर 2 women and men did not always produce their own food। हम लोग चैप्टर 2 में क्या देखें? हम लोग चैप्टर 2 में देखें हंटर्स एंड गैदरर्स के बारे में पढ़े हैं। वो जो है वो फूड प्रोड्यूसिंग नहीं करते थे, लेकिन न्यूलिथिक पीरियड में जैसे एंट्री जब करेंगे तो एक ये भी कहा जाता है कि एविडेंस मिलता है कि मेसोलिथिक पीरियड का जो लास्ट वाला फेज था ना, उसमें जो है फूड प्रोड्यूसिंग शुरू हो गया था। न्यूलिथिक पीरियड में तो फूड प्रोड्यूसिंग अच्छे से शुरू हो ही गया था। तो इस जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ का एक लाइन में बात करें तो डिफरेंट इन्वायरमेंट चाहिए, डिफरेंट एनिमल के लिए और डिफरेंट प्लांट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो पैराग्राफ हम लोग पढ़ते हैं, द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, ठीक है। कैसे कैसे जो है हम लोग फार्मर बने और कैसे कैसे जो है हम लोग हर्डर्स बने, उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। द बिगनिंग्स ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, पहले रीड करते हैं फिर समझते हैं। वी हैव सीन इन चैप्टर 2 में हम लोगों ने ये देखा कि 12,000 साल पहले भैया इन्वायरमेंट चेंज हुआ। किस तरफ इन्वायरमेंट शिफ्ट हुआ? वार्मेस्ट क्लाइमेट की तरफ। उसके बाद क्या हुआ? बहुत सारा जो एरिया में है ग्रास लैंड का डेवलपमेंट शुरू हो गया, जिससे क्या हुआ? जिससे ये हुआ कि दो चीज़ें हुई। एक तो एनिमल का जो है वो पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा जो ग्रास पर डिपेंडेंट एनिमल है। दूसरी बात क्या कि
ग्रेन बियरिंग जो है ग्रास जो है वो निकलेगा नेचुरली, जैसे व्हीट था, बार्ली था, राइस था। उसके बाद वो धीरे धीरे फिर कहानी आगे बढ़ेगी, कैसे हम लोग फार्मर बन गए और कैसे हम लोग हर्डर्स बन गए। वी हैव सीन इन चैप्टर 2 दैट द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड वाज चेंजिंग एंड सो वेयर प्लांट एंड एनिमल दैट पीपल यूज्ड एज फूड, मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली ऑब्जर्व सेवरल थिंग्स। फिर गौर करना वो शुरू करेंगे किस चीज़ के बारे में। पहले हम लोग देखते हैं कैसे फार्मर्स बने। तो पहले ग्रेन को जो है वो ग्रेन जो है वो निकल रहा है नेचुरली, उस पर गौर करना शुरू करेंगे। क्या गौर करना शुरू करेंगे? द प्लेसेस वेयर एडिबल प्लांट्स वेयर फाउंड, कहाँ पे जो है वो प्लांट जो है वो मिल रहा है। हाउ सीड्स ब्रोक ऑफ स्टॉक्स, कैसे सीड जो है वो टूट रहा है। फेल ऑन द ग्राउंड, उसके ग्राउंड पे गिरा। फिर एंड न्यू प्लांट्स स्प्राउटेड फ्रॉम देम, उसके बाद पर हैप्स दे बिगिन लुकिंग आफ्टर प्लांट्स, फिर प्लांट्स को जो है वो देखभाल करने लगे। प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम बर्ड्स एंड एनिमल्स सो डैट दे कुड ग्रो एंड सीड्स कुड रिपेन। इन दिस वे पीपल बिकम फार्मर। जब गौर करना शुरू किया उन लोगों ने, तो देखा कि भैया हम लोग वो कहाँ पे जो है वो ग्रो कर रहा है सीड्स, क्या सीज़न है उनका पकने का, ठीक है। कैसे कैसे जो है वो सीड्स जो है वो टूट रहा है, कैसे कैसे ग्राउंड पे गिर रहा है, ठीक है। न्यू प्लांट कैसे स्प्राउट हुआ, ये सब सारी चीज़ों को जो है वो गौर कर रहा है। गौर करते करते फिर धीरे धीरे वो क्या करने लगे, उनको उपजाने लगे, उनको कल्टीवेट करने लगे। इस तरीके से क्या बन गए, लोग फार्मर बने, ठीक है। ये तो फार्मर की कहानी थी। ये सब किससे रिलेटेड है? इन्वायरमेंट जो चेंज हो रहा था, वो वार्मेस्ट क्लाइमेट की तरफ जा रहा था। फिर धीरे धीरे जो है वो ग्रासलैंड का डेवलपमेंट होता है। फिर जब ग्रासलैंड का डेवलपमेंट होता है तो वहाँ से दो चीज़ें होती है। ग्रासलैंड का डेवलपमेंट होता है, दो चीज़ें होती है। एक तो एनिमल पे इम्पैक्ट पड़ेगा, दूसरा जो है वो ग्रेन बियरिंग ग्रासेस जो है नेचुरली ग्रो होगा, जिससे क्या होगा, फार्मर की तरफ जाएंगे लोग। और जो एनिमल इंक्रीमेंट हो रहा है उससे क्या होगा, उससे हर्डर्स और डोमेस्टिकेशन की तरफ जाएंगे लोग। पढ़ते हैं आगे। Men and children could also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelters. The first animal to be tamed was wild ancestor of the dog. Later, people encouraged animals that were relatively gentle to come near the camps. उस एनिमल को जो है वो देखने लगे, गौर करने लगे, जो जेंटल थे, जो कैंप के नियर आराम से आते थे जाते थे, ठीक है। दीज एनिमल्स सच एज शीप, गोट, कैटल, ऑल्सो द पिग लिव्ड इन हर्ड्स एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास। ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्रॉम अटैक्स बाई अदर वाइल्ड एनिमल्स। इनको बचाते भी थे कि दूसरे एनिमल इनको खा ना जाए। दिस इज़ हाउ दे बिकम हर्डर्स। इस तरीके से इन लोग हर्डर्स बन गए भैया। ये कहानी थी कि फार्मर कैसे बने और हर्डर्स कैसे बने, ठीक है। सबसे पहले जो हर्डिंग किया गया एनिमल के क्या था, वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग, ठीक है। ये पहले ऐसे जानवर हैं, ठीक है। कौन? डॉग। पहला ऐसा जानवर है डॉग जिसको डोमेस्टिकेट किया गया था। अब थोड़ा सा डोमेस्टिकेशन के देख लेते हैं कि डोमेस्टिकेशन का इसमें क्या दिया हुआ कहानी। इसमें जो कहानी है डोमेस्टिकेशन का बेसिकली कि कैसे चूज़ किया गया था ग्रेन को और कैसे चूज़ किया गया था एनिमल को। इसमें आप देख रहे हैं दो जो है वो दांत का जो है वो इमेज दिया हुआ है। जो स्मॉल वाला है वो है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल का, जो एनिमल डोमेस्टिकेट किया गया था, स्मॉल है। और ये है वाइल्ड एनिमल का, सेम एनिमल का है लेकिन वाइल्ड एनिमल का। ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम चेंजमेंट कैसे आया, वो उसका रीज़न क्या है, क्योंकि शुरू में ही दे सेलेक्ट दोज प्लांट एंड एनिमल्स डैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज़। वैसे एनिमल और प्लांट को इन लोगों ने सेलेक्ट किया ग्रो करने के लिए जो डिजीज़ प्रोन नहीं है। दे ऑल्सो सेलेक्ट प्लांट्स डैट इन लार्ज साइज ग्रेन, ठीक है। ग्रेन का जो साइज बड़ा हो वैसा जो है प्लांट को चूज़ किया इन लोगों ने। एंड हैव स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, कि क्यों ऐसा होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए कैपेबल ऑफ बियरिंग वेट ऑफ द ripe grain. Seeds from selected plants are preserved and shown
to ensure that new plants will have the same qualities. Amongst animals, those that are relatively gentle are selected for the breeding. ठीक है, एनिमल कैसा होना चाहिए? जेंटल. ग्रेन कैसा होना चाहिए भैया? इसके लिए बहुत सारा है. यील्ड, लार्ज साइज ग्रेन. As a result, gradually domesticated animals and the plants become different from the wild animals. धीरे धीरे वो जो है वो अलग दिखने लगे. And plants, for example, the teeth and the horn of the wild animals are usually much larger than those of domesticated animals. क्या हुआ? एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि ये जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल का जो तीत है वो छोटा है और ये जो है तीत है वो बड़ा है. ये है जंगली जानवर का और ये है डोमेस्टिकेटेड एनिमल का. ठीक है, आगे चलते हैं. फिर हम लोग पढ़ेंगे ए न्यू वे ऑफ लाइफ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसी के आगे का जो एक्सटेंशन है कि सेटलमेंट कैसे होने लगा धीरे धीरे लाइफ का. इफ़ यू प्लांट ए सीड, अगर हम लोग सीड को प्लांट करते हैं, यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम्स टू ग्रो. दिस मे बी सेवरल डेज, वीक्स, मंथ्स एंड इन सम केसेस ईयर्स. 1 महीना भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है. व्हेन पीपल बिगिन ग्रोइंग प्लांट्स, जब लोग प्लांट ग्रो करना शुरू किए, इट मीन डैट दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेसेस. अब देखो भैया, प्लांट को जब कल्टीवेट कर रहे हैं तो उसको देखभाल करने के लिए एक ही जगह पे रहना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए. उसको वाटरिंग करना पड़ेगा, उसको वीडिंग करना पड़ेगा, ड्राइविंग अवे एनिमल्स को दूर भगाना पड़ेगा, बर्ड्स से बचाना पड़ेगा. टिल द ग्रेन रिपेन, जब तक लग कि अनाज जो है वो पक नहीं जाए. And then the grain had to be used carefully. As grain had to be stored for both food के लिए भी और सीड्स के लिए भी ज़रूरत पड़ेगा स्टोर करने के लिए. तो जब ये इन चीज़ों की जब ज़रूरत पड़ेगी तो लोग ये सोचना शुरू करेंगे भैया कि अब इसको स्टोर कैसे किया जाए. न्यू वे ढूंढना शुरू करेंगे, जिससे क्या होगा कि बिगिन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट, वो बास्केट, बड़े बड़े बास्केट बनाना शुरू कर देंगे. डग पिट्स, ग्राउंड के अंदर जो है वो खुदाई करना शुरू कर देंगे, जगह बनाएंगे अनाज को रखने के लिए. तो ये सब सारी चीज़ें हैं कैसे कैसे जो है सोसाइटी चेंज हो रहा है, ये ध्यान में रखना है ए न्यू वे ऑफ लाइफ में. ठीक है, क्या कहानी है इसका? कहानी है कि प्लांट किए. ठीक है, फिर इस प्लांट को देखभाल करने के लिए वहीं पे ही सेटल होना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए. सेटलमेंट होगा वहीं पे. फिर क्या होगा कि जब प्लांट ग्रो करेगा, जब पकेगा, जब अनाज जो जब बन जाएगा वो, ठीक है, तो फिर इसको स्टोर करने के लिए जगह चाहिए भैया. तो स्टोर करने के लिए क्या चाहिए? हमारे पास है पॉट है, बास्केट है. ये सब चीज़ों के बारे में सोचने लगेगा इंसान. एज ए सीड, एज ए फूड, एज गिफ्ट, स्टोर्ड फॉर फूड, वेज इन विच ग्रेन वॉज यूज्ड. इस तरीके से ग्रेन को यूज़ किया जाता था. अब स्टोरिंग एनिमल है. नेक्स्ट जो है हमारा स्टोरिंग एनिमल. ये क्या कहानी है? एनिमल मल्टीप्लाई नेचुरली बिसाइड्स इफ़ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क विच इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड मीट व्हेन एवर रिक्वायर्ड. इन अदर वर्ड्स, एनिमल डैट आर रेयर्ड कैन बी यूज्ड एज ए स्टोर ऑफ फूड. इसलिए एनिमल को रेयर किया जाता था, इसलिए क्योंकि एज ए स्टोर ऑफ फूड इस्तेमाल कर सके. मिल्क भी उससे मिल जा रहा है, जब ज़रूरत पड़ा तब उसको काट कर खा गया. तो एक तरीके से किस लिए इस्तेमाल हो रहा है एनिमल? इस फूड को स्टोर करने के लिए. किस लिए? टू स्टोर फूड. ठीक है, और मिल्क भी मिल जा रहा है. अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स. अब इसकी क्या कहानी है? यू विल नोटिस ए नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स. अभी देखेंगे हम लोग मैप 2 में. कंप्लीट मैप 2 को अभी हम लोग पढ़ लेंगे. ईच मार्क्स ए साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंसेस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स. यहाँ से क्या मिलता है एविडेंस? अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स का. दीज आर फाउंड ऑल ओवर दिस सब कॉन्टिनेंट. सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन आर इन द नॉर्थ वेस्ट. ठीक है, मेहरगढ़. इन प्रेजेंट डे कश्मीर
and in East and South India. To find out whether these sites are settlements of farmers and herders, scientists study evidence. क्या एविडेंस मिला वहाँ पे, अभी पढ़ेंगे हम लोग. एविडेंस मिला प्लांट का, एनिमल बोन्स का. प्लांट का एविडेंस मिला है, एनिमल बोन्स का एविडेंस मिला है. वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ द बर्न्ड ग्रेन. जला हुआ ग्रेन मिला है. या तो ये पर्पसफुल्ली जो है जलाया गया हो, या एक्सीडेंटली जल गया हो, These may have been burnt accidentally or unpurposefully. Scientists can identify these grains, and so we know that a number of crops were grown in different parts of the subcontinent. They can also identify the bones of different animals. अलग अलग एनिमल्स का भी बोन्स मिला है. ठीक है. Look at the table below to see where the evidence of the grain and the bones of the domesticated animals have been found. ये टेबल है, एक टेबल में हम लोग नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद मैप की तरफ चलेंगे, कंप्लीट मैप को पढ़ लेंगे हम लोग. ग्रेन एंड द बोन्स ऑफ साइड्स. मेहरगढ़. मेहरगढ़ किस लिए इंपॉर्टेंट है? व्हीट प्लस बार्ली. राइस फ्रेगमेंट्री एनिमल बोन्स. कुलडीवा में राइस भी मिलता है. राइस कैटल हुप मार्क्स ऑन द क्ले सरफेस. मेहरगढ़ राइस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइस के लिए है. व्हीट एंड लेंटिल गुफराल. व्हीट एंड लेंटिल डॉग कैटल शीप गोट बुफेलो. बुर्जा होम पिट हाउसेस के लिए फेमस है. व्हीट ग्रीन ग्राम बार्ली बुफेलो ऑक्स चिरांद बोन टूल्स के लिए. मिलेट कैटल शीप गोट पिग हल्लूर. ब्लैक ग्राम मिलेट कैटल शीप ये है पय्यमपल्ली. दो और है यहाँ पे, मिलेट कैटल शीप गोट पिग हल्लूर हो गया, और ब्लैक ग्राम मिलेट कैटल शीप और पिग ये हो गया पय्यमपल्ली इन प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश. ये जो लोकेशन दिया हुआ इस साइड में ना, ये किस जगह पे है ये इम्पोर्टेंट है. मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में. कुलडीवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में. और महागढ़ कहाँ है? इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में. गुफराल कहाँ है? कश्मीर में. बुर्जा होम कहाँ है? कश्मीर में. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बुर्जा होम. अभी आने वाला जो है पैराग्राफ में देखेंगे हम लोग बुर्जा होम के बारे में, जहाँ पे पिट हाउसेस मिलता है. चिरांद है बिहार में. बिहार में भी कहाँ? सारण में. कहाँ पे मिलेगा सारण में? ये गंगा के आसपास ही है ये. हल्लूर इन प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश. पय्यमपल्ली इन प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश. तो ये है कुछ लोकेशन साइड से ही बहुत इंपॉर्टेंट है. मैप में देख लेते हैं एक बार हम लोग. मैप 2. ये है बुर्जा होम आपका, ये है मेहरगढ़ और ये है महागढ़, ये है कुलडीवा, ये है चिरांद, ये है दाजोली हर्डिंग, और ये है हल्लूर, और ये है ब्रह्मगिरी, और ये है पय्यमपल्ली यानी कि पय्यमपल्ली. ठीक है. ये है लोकेशन न्यूलिथिक साइट का. पय्यमपल्ली, ब्रह्मगिरी नहीं. ब्रह्मगिरी और अदिचमलूर ये क्या है? ये मेगालिथिक साइट है. चलते हैं नेक्स्ट हम लोग. नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग. टुवार्ड्स अ सेटल लाइफ. टुवार्ड्स अ सेटल लाइफ. Archaeologists have found traces of huts and houses at some sites, for instance in Burza home pit houses. Present day Kashmir people built pit houses which were dug into the ground. ग्राउंड के अंदर डग किया जाता था with steps leading into them. These may have provided shelters in the cold weather. Archaeologists have also found cooking hearths both inside and outside the huts, which suggests that people, depending on the weather, people could cook food either indoor or outdoor. अब पिट हाउसेस कहाँ? बुर्जा होम में. क्या मिला है? पिट हाउस. कैसा होता पिट हाउस? ये है, अगर ग्राउंड है तो इस तरीके से डिग किया जाता था यहाँ पे कि ग्राउंड में तो चौड़ाई ज़्यादा हो, ठीक है, और जो है जो रास्ता है जाने का वो उसका जो है चौड़ाई कम हो, ठीक है, थोड़ा नैरो हो, और यहाँ पे सीढ़ी हुआ करता था नीचे जाने के लिए, ठीक है, और इस पे ऊपर जो है यहाँ पे एक दरवाज़ा हुआ करता था एंट्री के लिए. इस तरीके से पिट हाउस बनाया जाता था ज़मीन को खोद कर. ठीक है. कहाँ मिला एविडेंस? बुर्जा होम. बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आता है पीसीएस में.
स्टोन टूल्स, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी साइट्स एज वेल, मेनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम दी ईयरलियस्ट पैलोलिथिक टूल्स। बहुत सारा टूल्स ऐसा मिला है जो पैलोलिथिक टूल्स से जो है अलग है, एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड द न्यूलिथिक, इसीलिए इसको न्यूलिथिक कहा गया। दिस इंक्लूड टूल्स डैट वेयर पॉलिश्ड, न्यूलिथिक साइड में पॉलिश टूल्स मिला टू गिव फाइन कटिंग एज, एंड मोटर्स एंड पेस्टल्स, ठीक है, ओखली और उसके जो कूटने वाला होता है, मोटर्स एंड पेस्टल्स वेर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन। इवन टुडे सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ द पैलोलिथिक टाइप continue to be made and used, and remember some tools were also made of bones। जैसे कि आज भी हम लोग मोटर्स एंड पेस्टल्स को इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी तरीके से पैलोलिथिक टूल्स भी न्यूलिथिक टाइम में इस्तेमाल होता था, लेकिन बहुत सारा टूल्स ऐसा मिला है जो एकदम अलग है, पॉलिश्ड है, फाइन है, जिसको क्या कहा गया, न्यूलिथिक कहा गया। ठीक है, ये टूल्स देखो। मेनी काइंड्स ऑफ द अर्दन पॉट्स हैव ऑल्सो बीन Many kinds of the earthen pots have also been found. These were sometimes decorated। बहुत सारे earthen pots मिला है जो कि decorated है, ठीक है। And were used for storing things। People begin using pot for cooking food, especially grain like rice, देखो rice, wheat and lentils। That now became an important part of the diet। आज भी राइस, व्हीट और लेंटिल जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट डाइट है। That now became an important parts of the diet। जैसे अलग अलग जो बर्तन मिला है जो मिट्टी का, तो वो तो स्टोर करते थे अनाज को, धीरे धीरे उसमें पकाना भी शुरू कर दिया। राइस, व्हीट एंड द लेंटिल्स that now became an important parts of the diet। Besides they began weaving cloths। क्लॉथ्स का वीविंग शुरू हो गया था न्यूलिथिक टाइम में, यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल कॉटन डैट कुड बी नाउ ग्रोन। कॉटन कल्टीवेशन शुरू हो गया। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर ऑल एट वंस। क्या सब एक ही साथ सारा चेंज हुआ? नहीं, आज तक सारा चेंज नहीं हुआ तो पहले क्या चेंज होगा? नॉट क्वाइट। फिर वही एग्जांपल याद करो, अंडमान निकोबार आइलैंड, आज भी हंटिंग, गैदरिंग और फिशिंग चल रहा है, सोसाइटी चेंज नहीं हुआ वहाँ पे, लेकिन शहरों में देख लो या गांव में देख लो तो अलग कहानी है। नोट क्वाइट इन मेनी एरियाज मेन एंड द वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड द गैदर फूड। बहुत सारे एरिया में अभी भी हंटिंग गैदरिंग चल रहा है। एंड एल्स वेयर पीपल अडॉप्टेड फार्मिंग एंड द हर्डिंग स्लोली। धीरे धीरे लोग फार्मिंग जो है और हर्डिंग सीख रहे हैं और कर रहे हैं। ओवर सेवरल थाउजेंड ईयर्स बिसाइड्स इन सेम केसेस पीपल ट्राई टू कंबाइन दीज एक्टिविटीज डूइंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स। ये देखो पॉट मिट्टी का। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट अबाउट अदर कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। आर्कियोलॉजी डज नॉट टेल अस डायरेक्टली अबाउट दिस। स्कॉलर्स हैव स्टडीड द लाइव्स ऑफ द प्रेजेंट डे फार्मर्स हु प्रैक्टिस सिंपल एग्रीकल्चर। दे हैव ऑल्सो स्टडीड द लाइव्स ऑफ द हर्डर्स। मेनी ऑफ दिस फार्मर्स एंड द हर्डर्स लिव इन ग्रुप कॉल्ड ट्राइब। ये सब ग्रुप में रहने लगे, जिनको बाद में क्या कहा गया? ट्राइब कहा गया। ठीक है। Scholars find that they follow certain customs and practices that may have existed earlier as well। फिर स्कॉलर्स को ये पता चला कि भैया जो आज इन लोग प्रैक्टिस कर रहा है वो पहले भी इसका एविडेंस मिलता है। अब देखो ये ट्राइब्स के बारे में पूरा कहानी दिया हुआ है, एक एक करके चीज़ों को समझ लेते हैं। ठीक, अब रेलेवेंट है या नहीं वो एक अलग मुद्दा है, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ट्राइब्स के बारे में सवाल आता है, ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं। यूजुअली 2 to 3 जनरेशन लिव टुगेदर इन स्मॉल सेटलमेंट्स और द विलेजेस। मोस्ट फैमिलीज आर रिलेटेड टू वन अनदर। हर एक फैमिली एक दूसरे से रिलेटेड हुआ करते थे, एक जगह ग्रुप में रहने लगा इन लोग। फिर धीरे धीरे इन लोग क्या कहलाया? फैमिलीज फॉर्म ए ट्राइब, एक ट्राइब के रूप ले लिया इन लोग। मेंबर्स ऑफ द ट्राइब फॉलो ऑक्यूपेशन सच एज हंटिंग, गैदरिंग करते थे, फार्मिंग करते थे, हर्डिंग करते थे, फिशिंग करते थे। यूजुअली वीमेन डू मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल वर्क इंक्लूडिंग प्रिपेयरिंग द ग्राउंड। एग्रीकल्चर वर्क सबसे ज़्यादा कौन करते थे? वीमेन। सोइंग सीड्स, लुकिंग आफ्टर द ग्रोइंग प्लांट्स, हार्वेस्टिंग ग्रेन। चिल्ड्रेन ऑफन लुक आफ्टर द प्लांट्स, ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड द बर्ड्स। को भगाने का काम सब बच्चों को दे दिया गया था।
that might eat them. Women also thresh, husk, and the grind grain. Men usually led large herds of animal. ठीक है, ये एनिमल चराने का काम सब कौन करते थे भैया? ये मेन का काम था. सर्च ऑफ pastures, children often look after small flocks. The cleaning of animals and milking is done by both men and the women. Both women and men make pots. दोनों बनाते थे pots, basket, tools and huts. They also take part in singing, dancing and decorating their huts. सारा शुरुआती दौर में कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहा है वो सारी चीज़ों को देख रहे हैं अभी हम लोग. सम मेन आर रिगार्डेड एज लीडर्स. कुछ मेन को लीडर्स जो है वो रिगार्ड किया जाता था. दे मे बी ओल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड. जो ओल्ड मेन है और एक्सपीरियंस्ड है उनको क्या बना दिया जाता था? लीडर. और यंग ब्रेव वॉरियर्स और प्रीस्ट. ओल्ड वीमेन आर रिस्पेक्टेड फॉर देयर विजडम एंड एक्सपीरियंस. किस लिए? विजडम के लिए और एक्सपीरियंस के लिए उनको रेस्पेक्ट दिया जाता था. ट्राइब्स हैव रिच एंड यूनिक कल्चरल ट्रेडिशंस इंक्लूडिंग देयर ओन लैंग्वेज, म्यूजिक, स्टोरीज, पेंटिंग्स. दे ऑल्सो हैव देयर ओन गॉड्स एंड गॉडेसेस. ये सब कुछ यूनिक चीज़ है ट्राइब्स को लेकर. वाट मेक्स ट्राइब डिफरेंट फ्रॉम मेनी अदर सोसाइटीज यू विल बी स्टडिंग अबाउट इज डैट लैंड, फॉरेस्ट. देखो लैंड, फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, वाटर आर रिगार्डेड एज देयर वेल्थ ऑफ द एंटायर ट्राइब. इन लोगों के लिए वेल्थ क्या है? फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, वाटर आर रिगार्डेड एज द वेल्थ ऑफ द एंटायर ट्राइब. एंड एवरीबडी शेयर्स एंड यूजेज दिस टुगेदर. There are no sharp differences between the rich and the poor. कोई शार्प डिफरेंस नहीं था कि ये ज़्यादा रिच है और ये ज़्यादा पुअर है, क्योंकि सबके लिए रिसोर्सेज सेम है. फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, वाटर हो गया, सब सेम रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है. तो ज़्यादा जो है वो डिफरेंस नहीं था रिच और पुअर को लेकर. अब हम लोग पढ़ेंगे मेहरगढ़ के बारे में, बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है, ए क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़. मेहरगढ़ का लोकेशन हम लोगों ने देख लिया है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में है, सुलेमान एंड किरथर हिल्स के पास. दिस साइट इज़ लोकेटेड इन फर्टाइल प्लेन नियर द बोलान पास. याद रखना ये मेहरगढ़ कहाँ पे है? बोलान पास. और यहीं पे है बोलान रिवर, इसमें नहीं दिया हुआ है. ठीक है. विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूट्स इनटू ईरान. अब पास है तो कहाँ ये लिंक कर रहा है? ईरान से. मेहरगढ़ was probably one of the places where women and men learned to grow barley and wheat and rear sheep and the goats for the first time. यानी कि एग्रीकल्चर का फर्स्ट एविडेंस मिलता है. फर्स्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर. एंड रेयर शीप एंड गोट्स फॉर द फर्स्ट टाइम. फर्स्ट टाइम में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल का भी फर्स्ट टाइम में मिलता है. इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस डैट वी नो अबाउट. आर्कियोलॉजिस्ट हु excavated this site found evidence of many kinds of animal bones from the earliest levels. These included bones of wild animals such as the deer and pig. In later levels, they found more bones of the sheep and the goats, and in still later level, cattle's bones are most common, suggesting that this was the animal that was generally kept by the people. ये एक कहानी है मेहरगढ़ की. उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ द स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगुलर हाउसेस. ठीक है. ईच हाउस हैड 4 or more कंपार्टमेंट, सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज. बहुत सारा जो है स्टोरेज के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता था. ये है. व्हेन पीपल डाई देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम. पीपल लुक आफ्टर देम परहैप्स इन द बिलीफ डैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ. देखो उस वक्त बिलीव क्या कर रहा था? लाइफ आफ्टर डेथ.
Burial is one such arrangement. Several burial sites have been found at Mehergarh. In one instance, the dead person was buried with goats which were probably meant to serve as food in the next world. के साथ जो है ये फिगर देखो आप, ये मेन है और ये जो है गोट है एक और ये दो, इसलिए इसके साथ रख दिया गया कि जाके नेक्स्ट वर्ल्ड में जाए तो ये फूड के तौर पे इसको इस्तेमाल करें। ये मान्यता थी भैया पहले की कि लाइफ आफ्टर डेथ है, आज भी है, ठीक है। और उनके साथ जो बिलोंगिंग्स था जानवर वगैरह उनके साथ दफना दिया जाता था ताकि नेक्स्ट वर्ल्ड में वो जब जाए तो उनको इस्तेमाल कर सके, ठीक है। उसके साथ जो ऊपर में ये दिया हुआ है अर्लियर एंड लेटर लेवल्स, देखो दो चीज़ें हैं इसमें। एक्सकेवेट जो किया जाता है वो दो तरीके से किया जाता है, एक तो है हॉरिजॉन्टल और दूसरा है वर्टिकल। वर्टिकल एक्सकेवेशन और एक हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन। वर्टिकल में क्या कहानी है, ये हमको मिलता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीज़ें मिलती है अच्छे से। उसके बाद मोर इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलता है वर्टिकल एक्सकेवेशन में। हॉरिजॉन्टल के साथ क्या है, एक्सकेवेशन एज एक्सकेवेशन ऑफ मॉन्ड एज ए होल, ठीक है। और जो है ये एक्सपेंसिव होता है थोड़ा, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर चीज़ों को चाहिए तो वर्टिकल एक्सकेवेशन करना पड़ेगा, उसी के बारे में इसमें भी हम लोग पढ़ते हैं। व्हेन आर्कोलॉजिस्ट आर डिगिंग एट एन एक्सकेवेशन साइट, हाउ डू दे नो विच लेवल इज़ अर्लियर एंड विच इज़ लेटर। कैसे पता चलेगा कि कौन जो है वो पहले का है और कौन जो है बाद का है। यहाँ चलते हैं सीधा। अगर नंबर 1 के बारे में बात करें, अगर ये यहाँ से कुछ एविडेंस मिलता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो बाद वाला है, ठीक है। और अगर 2 के पास से कुछ एविडेंस मिलता है मतलब ये हुआ कि ये 1 से पहले का है, ये दब गया था नीचे। और 3 के पास अगर कुछ एविडेंस मिलता है तो 2 से भी ज़्यादा पुराना 3 है। और 4 के पास से अगर कुछ एविडेंस मिलता है तो मतलब सबसे पुराना कौन हो गया, 4 हो गया। यानी कि सबसे पुराना कौन हो गया, 4 हो गया। 4 के बाद 3 सबसे ज़्यादा पुराना, उसके बाद 2 सबसे ज़्यादा पुराना, उसके बाद 1 जो है वो न्यूवेस्ट है। और सबसे ओल्डेस्ट कौन है, 4 1। तो अगर हम ये देखें कि 4 सबसे ज़्यादा पुराना है, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ये होगा सीक्वेंस। और हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब जो हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है दाजोली हार्डिंग, ठीक है। ये देखे थे हम लोग नॉर्थ ईस्ट की तरफ है ये लोकेशन। फाइंड दाजोली हार्डिंग ऑन मैप 2। दिस इज ए साइट ऑन द हिल्स नियर द ब्रह्मपुत्र वैली, क्लोज टू रूट्स लीडिंग इनटू चाइना एंड म्यांमार। Here stone tools including mortars and pestles have been found. These indicate that the people were probably growing grain and preparing food from it. उसके बाद अदर फाइंड्स इंक्लूड जेडाइट, ये याद रखना जेडाइट, ए स्टोन डैट मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम चाइना। तो दाजोली हार्डिंग JDEITE जेडाइट मिलता है यहाँ पे। एक तरह का स्टोन है, कलरफुल स्टोन है। कहाँ से लाया गया है, चाइना से। ऑल्सो कॉमन आर फाइंड ऑफ टूल्स मेड ऑफ फॉसिल वुड, ठीक है, एंड पॉटरी। तो ये था कहानी दाजोली हार्डिंग का। किस लिए फेमस है ये, यहाँ पे बहुत सारे एविडेंसेस मिला, मोटर्स का, पेस्टल्स का, ठीक है, स्टोन टूल्स का। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि जेडाइट यहाँ पे मिलता है जो चाइना से लाया गया था। और ये स्टोन जो है थोड़ा कलरफुल स्टोन है, ठीक है। और इस तरीके से जो ये भी चैप्टर हमारा जो चैप्टर नंबर 3 भी जो है कंप्लीट होता है, मुकम्मल होता है। और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है भैया शेयर करो।
इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। हर एक टॉपिक को हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और जैसे ही ये बुक कंप्लीट होगी, जितना भी यूपीएससी में सवाल आया है, ये स्टेट पीसीएस में सवाल आया है, वो सारा सवाल को हम लोग करेंगे। तब पता चलेगा कि भैया ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इससे सवाल आता है या नहीं आता है, ठीक है। मेहरगढ़ कितना इंपॉर्टेंट साइट से वो पता चल जाएगा आपको, या दाजौली हार्डिंग ले लो, या कुरनूल केव्स वगैरह, हुंसगी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। बुर्जा होम, पिट ड्वेलिंग हाउसेस बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स है। ये सब चीज़ों पे ध्यान रखो। और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4, ठीक है। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। और आप बने रहिए सिस्टम वाइज के साथ और अपना फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।